हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 18 अक्टूबर 2024 के 3 प्रमुख समाचारों पर चर्चा करेंगे, जिसमें से पहला समाचार है सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने नागरिकता अधिनियम 1955 के धारा 6A को जो है वो संवैधानिक ठहराया है। तो ऐसे में हम समझेंगे ये क्या है, क्यों लाया गया है, इसके लेकर याचिकाकर्ताओं का क्या तर्क था इसके विरुद्ध, और कोर्ट ने इसे क्यों संवैधानिक मानते हुए ठहराया है, और इसमें सरकार का और अन्य कुछ पहलू होगा तो उसको भी हम देखेंगे। दूसरा जो समाचार है वह है B-2 स्पिरिट बम वर्षक या बॉम्बिंग। ये एयरक्राफ्ट है अमेरिका का। ये चर्चा में है क्योंकि इसके द्वारा अमेरिका ने हाल ही में यानी कल परसों 16 अक्टूबर को यमन में हुतियों के 4-5 सैन्य ठिकानों पर जो है जबरदस्त बमबारी की है, जो बहुत गहराई तक अंडरग्राउंड है, और उसमें एक बम का प्रयोग किया है जिसे कहते हैं मदर ऑफ ऑल बम। उसे नॉर्मल वैसे MOAB है, वो उसको मदर ऑफ ऑल बम के रूप में जाना जाता है। तो उसको भी समझेंगे कि ये क्यों ये इम्पोर्टेंट हुतियों के लिए जो हमला किया गया है, और इसका मिडिल ईस्ट के जो है स्ट्रेटेजिक या जियोपॉलिटिक्स में क्या महत्व है, या जो अभी वहाँ चल रहा है स्थिति उसमें क्या महत्व है। तीसरा समाचार है वो ये है कि गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर को लेकर के संघों के साथ मीटिंग के दौरान जो है हमारे केंद्रीय श्रम मंत्री मांडविया ने कहा है कि अगले साल फरवरी तक जो है भारत सरकार गिग वर्कर के सामाजिक सुरक्षा को लेकर एक नीति, एक पॉलिसी लाएगी, यानी अगले साल के बजट के पहले। तो इसमें हम डिटेल में समझेंगे कि गिग वर्कर्स क्या होते हैं, उनकी सामाजिक सुरक्षा को लेकर क्या क्या जरूरतें हैं, क्या क्या चिंताएं हैं, उनकी स्थिति क्या है, आदि आदि। ठीक है, चलिए देखते हैं पहले नागरिकता अधिनियम की धारा 6A। तो नागरिकता अधिनियम भारत में नागरिकताओं के लिए जो है व्यवस्था करने के लिए आर्टिकल 11 के तहत संसद जो है उत्तरदायी होता है, और फिर इसी को देखते हुए संसद ने 1955 का नागरिकता अधिनियम लाया था। 1985 में इसमें एक संशोधन किया गया, उसमें धारा 6A जोड़ा गया। ये धारा 6A नागरिकता असम के नागरिकता को लेकर था, कि जो लोग असम के लिए था, बाकी देश के लिए अलग था, ये सिर्फ असम के स्पेसिफिक था। क्योंकि 1985 में भारत सरकार ने ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के साथ एक समझौता किया था, असम अकॉर्ड। उस असम अकॉर्ड को लागू करने की एक व्यवस्था के तहत जो है ये धारा 6 लाया गया था। इस धारा की खास बात यह है कि ये असम में 25 सितंबर 1971 तक जो असम में आए हुए लोगों को वहां की नागरिकता देने की बात की गई है, यानी नागरिकता देने की बात कट ऑफ जो है 25 मार्च 1971 है, जबकि भारत के अन्य राज्यों, अन्य जगहों पे जो है अप्रैल 1948 है। तो इसको लेकर जो है विरोध किया गया कि ये कहीं ना कहीं समानता के अधिकार का उल्लंघन है। असम के लोगों की, जो वहाँ के इंडिजिनियस पीपल हैं, उनके लिए उन पर आर्थिक, सामाजिक और उनके सांस्कृतिक व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने वाला है। इसको लेकर याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ इसको देख रही थी, चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली, और 4-1 ने इसे संवैधानिक दृष्टि से सही ठहराया। और ऐसे में अब ये जो है मामला जो है अलग हो गया। हालांकि असम का ही एक NRC का मामला अलग है, इसमें पड़ा हुआ सुप्रीम कोर्ट में, वो मामला अलग है, ये मामले अलग है। दोनों को अलग अलग करके देखने की जरूरत है। तो आइए चला हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि चर्चा में क्यों है। तो देखिए, 17 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6A को संवैधानिक जो है इसकी वैधता को बरकरार रखा है। इसमें कहा क्या गया था कि 24 मार्च 1971 से पहले असम में प्रवेश करने वाले प्रवासियों को नागरिकता ये प्रदान कर दी थी है। और इसकी जो ये फैसला सुनाया गया है, भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता की 5 सदस्यीय पीठ ने 4-1 से ये फैसला सुनाया है। 4 लोग इसके फेवर में थे और 1 लोग इसके जो है विपक्ष में थे। देखिए, इसमें जो मामला ये लायक हो गया था कि असम में बांग्लादेशियों के प्रवेश के खिलाफ जो है 6 साल लंबा आंदोलन चला था। 1969 से 69 से लेके 1979 से लेके 1985 तक चला था। फिर 1985 में वहां पे थ्री पार्टी जो है समझौता होता है राजीव गांधी जी के प्रयास के दौरान, और उसको असम अकॉर्ड कहा जाता है। उसमें कई सारे समझौते थे। उसके समझौते के तहत
एक जो नागरिकता का कट ऑफ रखा गया वह 24 मार्च 1971 रखा गया, क्योंकि उसमें कहा गया था कि 25 मार्च 1971 के बाद से जितने भी लोग वहां पे आए हैं उनको बाहर करने की बात की गई थी। तो कहीं ना कहीं 24 मार्च 1971 कट ऑफ रखा गया था और उसको इनकॉर्पोरेट करने के लिए जो है समझौते में जो है नागरिकता अधिनियम में संशोधन किया गया था। एक 6A धारा असम एक्ट का अलग है जो हमने पढ़ाया था और उसको लागू करने के लिए असम सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन ये 6A जो है नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा है। आइए जरा देखते हैं कि ये क्या कहती है। तो देखिए, धारा 6A को नागरिकता अधिनियम 1955 में एक विशेष प्रावधान के रूप में शामिल किया गया है, यानी स्पेशल जो है परिस्थितियों में स्पेशल जो मेजर्स अपनाए जाते हैं उनके तहत इन्हें लाया गया था। और यह लाया किसके लिए गया था? 1985 के असम एक्ट या असम समझौते के तहत जो है वहां के नागरिकता का मामले को निपटान करने के लिए इस पर लाया गया था। और ये जो असम एक्ट हुआ था राजीव गांधी सरकार द्वारा ऑल असम स्टूडेंट यूनियन या आसू के साथ जो है हस्ताक्षरित किया गया था। एक पार्टी असम गण परिषद और था तो एक किया जाता। और इसे कानून में देखिए असम समझौते के तहत आने वाले लोगों की नागरिकता के लिए विशेष प्रावधान के रूप में यह संदर्भित किया जाता है। इसमें जो है इस प्रावधान में कहा गया है कि जो लोग 1 जनवरी 1966 को या उसके बाद लेकिन 25 मार्च 1971 से पहले असम से बांग्लादेश सहित कुछ क्षेत्रों से असम में आए हैं और तब से असम में निवासी हैं, उन्हें नागरिकता के धारा 18 के तहत खुद को पंजीकृत कराना होगा और इसके बाद ये रहने लगेंगे। और असम समझौते में कहा गया था कि 25 मार्च 1971 के बाद जितने भी लोग आए हैं उनको बाहर कर दिया जाए। तो इस तरह से देखा जाए तो कट ऑफ डेट जो है 25 मार्च आ गई थी और उसके पहले ही जितने लोग आए हैं 66 से लेकर उसके तक जितने लोग असम में आ गए थे उनको नागरिकता देने के लिए इसमें प्रावधान किया गया था। हुआ क्या था कि आपको पता होगा कि इस पहले जो बांग्लादेश है आज वो पहले ईस्ट पाकिस्तान था और वहां पे जब बांग्लादेश जो है मुक्ति संग्राम यानी चल रहा था तो उस दौरान वहां पे बहुत सारा उत्पीड़न हुआ और वहां से लाखों की संख्या में लोग जो है भारत में आए थे। उसमें से ज्यादातर आसाम में भी गए थे और परिस्थितियां ऐसी थी कि इसके बाद जो है 71 में आते आते जो है वहां के स्थिति सुधर गई। हमारे साथ उनके साथ समझौता भी हो गया क्योंकि फिर बांग्लादेश बन गया था। तो उसके लिए जो कट ऑफ डेट है वो 25 मार्च रखा गया, 24 मार्च की। उसके बाद के लोग भी बहुत सारे आए हैं तो उनको लेकर जो है ये था कि उसके बाद नहीं, जब हमारा उनके साथ अच्छे संबंध हो गए फिर वहां से आने का कोई तुक नहीं होता है। तो इसलिए कट ऑफ को 25 मार्च 1971 रखा गया था। अब इसको लेकर न्यायालय में क्यों चुनौती दी गई थी? भाई अगर कोई चीज लाया गया था तो समझौते के लिए, तो देखिए इसको जो लाने वाले न्यायालय में चुनौती दिए थे उसके 2 आधार है। पहला समानता का है और दूसरा है जो वो जो रिलीजियस अल्पसंख्यक वाली जो सांस्कृतिक पहचान वाली पहलू है उसको है, खासतौर से इंडिजिनियस पीपुल की सांस्कृतिक पहचान वाली पहलू। तो इसमें समानता के अधिकार का तर्क ये था कि जो संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत ये उल्लंघन करता है, क्योंकि ये केवल असम में आए हुए लोगों के लिए है, पूरे भारत में आए हुए लोगों के लिए नहीं है। तो कहीं ना कहीं जबकि पूरे भारत के लिए जो है जुलाई 1948 कट ऑफ डेट है और असम के लिए रखा गया 25 मार्च 1971। तो ये प्रश्न होता है कि असम के लिए अलग से रखा गया है, ये कहीं ना कहीं समानता के अधिकार का उल्लंघन है और समानता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। और आर्टिकल 12 कहता है कि अगर कोई भी विधि जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है वो विधि शून्य हो जाएगी। तो इस आधार पे कोर्ट में कहा गया था। हालांकि कोर्ट ने माना कि नहीं, ये विशेष परिस्थिति में लाया गया विशेष उपाय है जो कि संसद के अधिकारिता के अधीन आता है। जब अभी उनके निर्णय देखेंगे तो हम उसमें देखेंगे। दूसरा जो आधार दिया गया कि इसके जरिए यानी इसको 25 मार्च 1971 बांधने के कारण असम के स्वदेशी या इंडिजिनियस जो लोग हैं उनके अधिकारों का उल्लंघन है, क्योंकि 25 मार्च 1971 से पहले असम में प्रवेश करने का दावा करने वाले प्रवासियों को नागरिकता दिए जाने के कारण असम की जनसांख्यिकी या डेमोग्राफी में भारी चेंज हुआ है। और ये असम की जो जनसांख्यिकी में भारी चेंज है ये कहीं ना कहीं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 के तहत जो उन्हें स्वदेशी असमिया लोगों के लिए अपनी संस्कृति को संबोधित करने का अधिकार है, ये उसका उल्लंघन है। अभी जैसे 6A की बात चली रही है, 6A तो यहाँ पे है, एक ऐसे ही 6A असम एक्ट में है, उसमें जो है समझौता 6, उसमें जो ये कहा गया है ना कि कट ऑफ डेट 1951 रखा जाए और असम की सरकार
फैसला करना चाह रही है। उसने कह रहा है कि हम तैयार हैं कि कुछ मामलों को लेकर, कुछ विशेष क्षेत्र के कुछ मामलों को लेकर हम असम के लिए, जो विशेष असम के लोग हैं उनके लिए नागरिकता का, उनके लिए जो है कट ऑफ डेट 1951 रखेंगे, लेकिन बाकी मामलों में नहीं आएगा। तो ये असम के लिए 1971 का ही कट ऑफ डेट, 25 मार्च 1971 तक जो असम में आ गए हैं वो असम के नागरिक रहेंगे, मतलब भारत के नागरिक रहेंगे और असम के तो रहेंगे। इसको लेकर ये बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा, तो देखिए, बहुमत के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता अधिनियम की धारा 6 को संवैधानिक बताया। क्यों? देखिए, तर्क क्या है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि असम में प्रवासियों की आमद अन्य राज्यों की तुलना में अधिक थी, क्योंकि भूमि का आकार छोटा है और विदेशियों की पहचान एक जटिल प्रक्रिया है, इसके लिए इस तरह की चीजें अपनाई गई है। और जो और न्यायमूर्ति सूर्यकांत हैं, जिन्होंने 3 अन्य जजों का, 4 लोग एक तरफ थे और 1 लोग जो है विपक्ष में थे, तो जो 4 लोग थे उसमें सीजीआई अपना फैसला अलग लिखे हैं, बाकी जो सूर्यकांत हैं वो 2 और लोगों के साथ मिलकर फैसला लिखे हैं। वो कह रहे हैं वो सीजीआई से सहमत हैं और कह रहे हैं संसद के पास इस तरह के प्रावधान को लागू करने का अधिकार है और इस तरह से वो उसकी संवैधानिकता को बनाए रखा। हालांकि जो न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला है, इनका निर्णय है कि नहीं, ये असंवैधानिक है, असहमति जताई और कहा कि इसके जरिए अगर इसको अलाउ किया जाए तो लोग जाली प्रमाण पत्र का दुरुपयोग करके इसकी जो ओपन एंडेड है उसके अनुसार जो है जाली प्रमाण पत्र का दुरुपयोग करके ये इसको दुरुपयोग कर सकते हैं, इसलिए ये असंवैधानिक है। लेकिन चूंकि फैसला बहुमत से माना जाता है तो 4-1 का फैसला है, 3-2 का होता तब भी माना जाता, तो ऐसे में यह 6A वैधानिक है। अब प्रश्न है कि सरकार ने क्या रुख रखा था, तो देखिए, सरकार ये मानती है कि असम में प्रवासियों के, यानी जो लोग घुस आए हैं उनके कारण वहाँ की जो जनसंख्या, मतलब इंडिजीनियस पीपुल है या जो मूल लोग हैं, उनके संस्कृति पे, उनके अर्थव्यवस्था पे, उनके जनसांख्यिकी पे, उन पर चिंता, संसाधन पर दबाव आया है, इसको लेकर चिंतित है। लेकिन केंद्र सरकार के जो प्रतिनिधि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता है, उनका कहना है कि यह धारा विशेष समयावधि तक ही सीमित थी और इसे असंवैधानिक घोषित करके जो समस्याएं बताई जा रही हैं उसका हल नहीं किया जा सकता, क्योंकि फिर और ज्यादा समस्याएं आएंगी। और सरकार, इन्होंने कहा कि हम मानते हैं कि जो है असम के लोगों पर बेरोक तो घुसपैठ जो हो रहा है उसका नकारात्मक परिणाम हो रहा है। और वो ये बताते भी हैं कि चूंकि बांग्लादेश की 4096 किलोमीटर की लंबी सीमा है, जिसमें से 267 किलोमीटर असम में पड़ता है, और बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान और उसके बाद बहुत सारे लोग यहाँ पे आए थे। तो ऐसे में असम के स्वदेशी लोगों की समस्या और पीड़ा को समझते हुए भी केंद्र सरकार ने कहा कि वो उस तत्कालीन विशेष समय के लिए लाई गई थी, और अगर अब उसे असंवैधानिक किया जाता है या उसको किया जाता है तो काफी समस्याएं आएंगी और जो समस्या वहां पे है उसका कोई हल नहीं हो सकता है। तो इस तरह से इनके विचारों, इनके जो याचिकाकर्ताओं के प्रति कहते हैं सम्मान रखते हुए, सम्मान भाव या सहानुभूति रखते हुए भी केंद्र सरकार का कहना है कि वो विशेष परिस्थिति के लिए लाया गया समझौता है जिसे हमें लागू करना पड़ता है। ठीक है, अब प्रश्न है कि क्या धारा 6A और असम के एनआरसी, तो देखिए असम में एनआरसी लागू है, एनआरसी लगाया गया है। एनआरसी मतलब नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप, नागरिकता के लिए सिटीजनशिप का वहां कर रहा है, और उसमें वो 2019 में उसको प्रकाशित किया गया है। और उसमें जो कट ऑफ डेट वहां की ली गई है, मतलब जो उसको लिया गया है वही 1971 का लिया गया है कि या 1971 तक जो लोग वोटर लिस्ट में जिनका नाम था उनको नागरिक माना गया है, और उसी आधार पे ये चीजें चलाई गई है। 3 करोड़ से ज्यादा लोगों के लिए 3 करोड़ 30 लाख आवेदक आए थे, जिसमें से 19 लाख लोगों को बाहर कर दिया गया है। लेकिन तकनीकी रूप से देखा जाए तो 6A का मामला अलग है, एनआरसी का मामला अलग है। इसको लेकर जो याचिकाएं दायर की गई है उस पर अभी सुनवाई तक भी शुरू नहीं हुई है। ठीक है, तो ये रहा पूरा असम के उसको मामला है। आइए अगला देखते हैं। अमेरिका का उन्नतशील बम वर्षक विमान B2 स्पिरिट, यानी B2 स्पिरिट बॉम्बिंग जो है बॉम्बर जो है उसको लेकर, देखिए ये तस्वीर है, ये B2 बॉम्बर है और उसके नीचे हथियारों का इस तरह से चीज लगा है। यह अमेरिका की जो उसके कह सकते हो कि उसकी स्ट्रेटेजिक पावर है या जो उसकी सैन्य पावर है, उसके एक बहुत ही उन्नतशील कह सकते हो कि एक आर्सेनल के रूप में ये अमेरिका के आयुध भंडार का हिस्सा है। इसकी खास बात यह है कि यह काफी ऊंचाई पे 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। लगभग 18 से 19,000 किलोग्राम वजन के बम ढो सकता है। देख ही रहे कितने बम सारे हैं।
और ये सबसोनिक ही स्पीड से उड़ता है, लेकिन उसमें भी अच्छी खासी स्पीड से, सबसोनिक स्पीड में तो 100 किलोमीटर भी हो सकती है और जो है 1000-1200 किलोमीटर भी हो सकती है। तो ये सबसोनिक स्पीड में अच्छी खासी गति से उड़ता है और लगभग 8-9 हजार किलोमीटर का इसका रेंज भी है। कुछ लोग तो 11,000 भी किलोमीटर तक कहते हैं, उतनी क्षमता तक ये जा सकता है। और जिस तरह से देखा जाए तो ये इंटर कॉन्टिनेंटल है, क्योंकि 5600 किलोमीटर से ऊपर जो है इंटर कॉन्टिनेंटल हो जाता है। और इसकी वजन ले जाने की क्षमता, इसकी हाई ऊंचाई पर उड़ने की क्षमता और इसकी लंबी दूरी जाने की क्षमता, इससे ज्यादा तो और भी विमान हैं, लेकिन इसकी जो सबसे खास बात बनाती है वो इसकी डिजाइन और इसमें इसका मटेरियल। ये स्टिल्थ, इसकी जो स्टिल्थ मतलब क्या, छुपे रहने की क्षमता, रडार आदि पर छुपे रहने की क्षमता के कारण यह और भी ज्यादा डेडली हो जाती है। और इसके जरिए अमेरिका ने हाल ही में यमन के कुछ 5 ठिकानों पर बमबारी की है, जिसमें से एक बहुत ही कह सकते हो कि भारी बम, उसको अमेरिका का उसने कहा है कि मदर ऑफ ऑल बम उसे कहता है, GBU 432 जो है करके है उसको। ये काफी नीचे गहराई तक जो बंकर बस्टर टाइप की जो होते हैं, यानी कि कितने भी गहराई तक शत्रु छुपा हो उसको दबा करने की इसमें क्षमता होती है। तो ये अमेरिका द्वारा किया गया है। और ऐसे में इसका प्रयोग यमन में जो लाल सागर का जो चुनौती है उसके लिए तो है ही है, क्योंकि उसके अम्यूनिशन और हथियार, गोला बारूद के जो जखीरे अंडरग्राउंड जब थे उसको रखे गए थे, उसको ध्वस्त किया गया। साथ ही में यह ईरान के लिए भी एक संदेश है कि तुम्हारे न्यूक्लियर फैसिलिटीज या तुम्हारे हथियार आदि जितनी भी गहराई में रखे गए हों वो अमेरिका की मारक क्षमता से बाहर नहीं है। और जो ईरान बार बार अमेरिका को चेतावनी दे रहा है, वो अमेरिका कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि 13 अक्टूबर को उसने अपने एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम थर्ड को इजराइल में भेजा है। और अब हूतियों पर जो है उसने B-2 बम्बर से हमला किया है। इसकी जरूरत नहीं थी, वो नॉर्मल हमला भी करके काम चल रहा है, लेकिन उसने B-2 बम्बर से हमला किया है। यानी जब आप सोचिए किसी को गोली से मार सकते हैं, उसको तोप से उड़ाते हैं, तो आप ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि जिसको तोप से उड़ा गया वो उसको नहीं उड़ा रहा, वो मैसेजिंग है किसी दूसरे को कि हमारे पास वो चीज है जो तुम्हें उड़ा सकती है, तुम्हारे हर प्रतिष्ठान को, जिसमें से न्यूक्लियर फैसिलिटीज भी है, चाहे तुम जमीन के कितने भी गहराई में उसे रखो। ठीक है, आइए जरा से इसको उसी संदर्भ में थोड़ा सा इसकी विशेषताएं देखते हैं। तो देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका ने यमन के हूती नियंत्रित क्षेत्रों पर 5 भूमिगत हथियार भंडारण सुविधाओं को के विरुद्ध जो है सटीक हमला किया है। और इसकी खास बात क्या है, इसकी अत्याधुनिक उन्नत विमान B-2 स्पिरिट बॉम्बर। और यह देखा जाए तो जो हूती हैं, जो पिछले साल नवंबर से उन्होंने लगातार लाल सागर में हमले कर रहे हैं, 100 से ज्यादा हमले कर लिए हैं, और जिसके कारण लाल सागर की शिपिंग लेन बाधित हो रही है, उस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण जो है उपलब्धि है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं हूतियों की जो प्रहार करने की क्षमता है वो समाप्त हो सकती है। और ये जो लाल सागर का शिपिंग लेन है उससे होकर $1 ट्रिलियन का व्यापार होता है, आयात और निर्यात, उसमें ज्यादातर हिस्सा जो है ऊर्जा का होता है। तो ऐसे में ये इसका महत्व तो है ही है, लेकिन इसकी जरा विशेषताएं समझ लें, क्योंकि हम हूतियों के बारे में नहीं चर्चा कर रहे हैं, हम B-2 स्पिरिट बॉम्बर के बारे में चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि हूतियों को तो सामान्य हथियारों से मारा गया, जिस हथियार से वो मारा गया है, जिस समय मारा गया है, वो इसके महत्व देता है। तो इसके बारे में इसकी विशेषताएं समझेंगे, इसको कहां कहां प्रयोग किया गया है और क्यों महत्वपूर्ण है इसके द्वारा उपयोग करना, या क्या मैसेजिंग उस मिडिल ईस्ट में ये जा रहा है। तो देखिए, B-2 स्पिरिट युद्ध के दौरान सबसे परिष्कृत वायु रक्षा को भेजने के लिए डिजाइन किया गया है। और यह बॉम्बर 18,000 किलोग्राम तक के पेलोड के साथ पारंपरिक और परमाणु दोनों तरह के हथियार ले जाने में सक्षम है। अब यहाँ पे देखा जाए तो आपको लग रहा है कि ये तो 18,000 किलोग्राम है और ये पारंपरिक और परमाणु हथियार, इससे ज्यादा क्षमता वाला अमेरिका के पास बॉम्बर है B-52, जो कि ये 18,000 है ना, तो वो आप इसको ये इस तरह से मान लीजिए कि इसमें 50 गुना और कर दीजिए, यानी वो इसको लगभग कई हजार मतलब कई सौ टन में ले जाने की उसकी क्षमता है। और वह ये परमाणु और वो पारंपरिक हथियार भी ले जा सकता है, लेकिन वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण ये है, क्योंकि ये जो है ना,
ये अगर देखा जाए तो जो ऊंचाई है, जो गति है, ये सारी चीजें है, लेकिन इसकी जो सबसे खास चीज होती है वो इधर है। यानी देखिए B2 सबसोनिक स्पीड से 96,000 किलोमीटर के अंतर महाद्वीपीय की स्पीड से भी चलती है, कुछ लोग तो कहते हैं 11,000, जबकि B-52 बॉम्बर और ज्यादा जाता है, वो 13-14,000 किलोमीटर तक जा सकता है, 15,240 मीटर, तो वो भी इसी ऊंचाई पर उड़ सकता है। लेकिन जो इसे खास बनाती है, जिसके कारण हम इसे पढ़ रहे हैं, वो ये है कि इसका स्टेल्थ डिजाइन। यह इंफ्रारेड, सोनिक, विद्युत चुंबकीय, दृश्य, रडार सिग्नेचर, किसी भी तरह के सिग्नेचर से खुद को बचाए रखता है और दुश्मन की रक्षा प्रणाली से बच के बेहद सटीक निशाना लगाने में यह सक्षम हो जाता है। बॉम्बर वो होते हैं जिनसे बड़े बम गिराए जाते हैं। बम तो हवाई जहाज से भी गिराए जाते हैं, लेकिन वो अटैकिंग, वो कई तरह के काम करते हैं, ये केवल बम गिराने का काम करते हैं। ठीक है, तो इसमें बॉम्बर कई तरह के होते हैं। ये B2 स्पिरिट की खास बात है इसकी स्टेल्थ डिजाइन। इसके पंखों का आकार देख ही रहे थे, उस पंखों के अंदर सारा हथियार छुपा लेता है, जिसके कारण इसकी स्टेल्थ क्षमता और भी कई गुना बढ़ जाती है। और इसमें ऐसे कई सारे बम ले जाने की क्षमता है जो भूमिगत हथियार, बंकरों और भारी किलेबंदी जैसी कठोर संरचनाओं को भी तोड़ सकता है। ये GBU-32 या आप जिसे मदर ऑफ ऑल बम जैसे कहते हैं, उस तरह के बम को भी ये ले जा सकता है। हालांकि ज्यादा से ज्यादा 2 बम ले जाएगा, लेकिन वो एक बम ही पर्याप्त है, क्योंकि उसकी वो भले ही नॉर्मल बम है, लेकिन उसकी मारक क्षमता एक कह सकते हो कि छोटे मोटे परमाणु बम की इतना जो है ऊर्जा वो जनरेट कर देती है। और उसको मारने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वो कन्वेंशनल वार TNT होती है, वो कन्वेंशनल होता है, वो सेना के द्वारा ही उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। न्यूक्लियर के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति या आप कह सकते हो कि जो न्यूक्लियर वारहेड होते हैं वो पॉलिटिकल वारहेड कहा जाता है, उनका इस्तेमाल पॉलिटिकल लीडरशिप ही करती है, जब तक कि वो चीन वो जो है पाकिस्तान के पास न हो, पाकिस्तान की सेना करती है, तो उसको छोड़ दिया जाए। दुनिया भर में जो भी न्यूक्लियर वारहेड है वो पॉलिटिकल लीडरशिप कहा जाता है, वो पॉलिटिकल लीडर्स द्वारा ही उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। सैन्य क्षमता उसका प्रयोग करती है, लेकिन उसका ऑथराइजेशन पॉलिटिकल लीडरशिप वाला ही किया जाता है। अब तक B2 बॉम्बर का संचालन कहां कहां किया गया? देखिए 97 में पहली बार इसको शुरू किया गया था, 1999 में कोसोवो में इसका ऑपरेशन किया गया था, और 2 B2 बॉम्बर ने 8 सप्ताह में सर्बियाई लक्ष्यों के लगभग 33% को उन्होंने नष्ट कर दिया था। इसके बाद अफगानिस्तान में इसने ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम के दौरान 44 घंटे उड़ान भरते हुए जो है कह सकते हैं सबसे लंबे तक हवाई युद्ध का मिशन का रिकॉर्ड बनाया था। और इसके प्रभाव से जो है अमेरिका को जो प्रतिरोध मिल रही थी लैंड पर, वो बिल्कुल कोई इसका मुकाबला नहीं कर पा रहा था। अफगानिस्तान तो बिल्कुल ही नहीं कर सकता है। बाकी देखिए बड़े देशों की P4 देशों की बात वो अलग है, लेकिन जो जिन देशों में इसका प्रयोग किया गया है वहां पे वो इसका मुकाबला करने में सक्षम नहीं थे। वो धरती के अंदर कितना भी आप बना लो, इनके पास वो बम है, ये वो बम ले जाने की क्षमता रखते हैं कि वो बड़े आसानी से उसे टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, इसे इराक, लीबिया और अन्य वैश्विक संघर्ष में भी तैनात किया गया है। और यमन में जो बीट का उपयोग है वो हूतियों द्वारा उत्पन्न खतरे की गंभीरता और उन्नत हथियारों तक उनकी पहुंच को दर्शाता है। लेकिन यह है कि अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि यह हमला केवल हूतियों पर लक्षित नहीं है, ये बल्कि ईरान को भी एक संकेत है। कहा जाता ना, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। हूती पर हमला किया गया है और ईरान को बताया गया है कि हम कहीं भी तुम्हारा कितना भी गहराई में जो रहो, या तुम्हारा न्यूक्लियर फैसिलिटीज रहे या साजो सामान रहे, सैन्य सामान रहे, उसको हम तबाह कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास स्टेल्थ B2 बम्बर है। कुछ लोग कह रहे थे ना कि इजराइल वहां पे हमला नहीं कर सकता उसके न्यूक्लियर सैन्य प्रतिष्ठानों पर जब तक कि उसे अमेरिका सहयोग न करे। तो ये अमेरिका दिखा रहा कि ठीक है, हम अभी नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन हमारे पास है, हम इस तरह का प्रयोग कर सकते हैं। याद होगा कुछ दिन पहले इजराइल ने हूतियों पर वहां पे हमला किया था, हवाई जो है यानी 1,500-2,000 किलोमीटर। ये इजराइल को दिखाने के लिए था कि 2,000 किलोमीटर दूर जाके हम हमला कर सकते हैं, तो तुम 1100-1200 किलोमीटर ही हमारे लिए हो, हम आराम से जाके तुम्हारे यहाँ भी हमला कर सकते हैं। तो ये इसकी जो है स्थिति है। इसमें महत्वपूर्ण परिसंपत्ति क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए इसकी जो स्टेल्थ प्रौद्योगिकी है और जो ये कठोर और भूमिगत लक्ष्यों के विरुद्ध इसको सटीक हमले करने की इसकी क्षमता है, ये अन्य बम्बर से इसे अलग बताया। जैसे मैंने बताया कि B2 बॉम्बर, B-52 बॉम्बर, वो भी इनसे ज्यादा क्षमता का हथियार ले जा सकते हैं, ज्यादा ऊंचाई तक जा सकता है, ऊंचाई नहीं बल्कि ज्यादा दूरी तक जा सकता है। लेकिन जो इसकी स्टेल्थ कैपेसिटी है ना, वो इसे बेजोड़ बनाती है। यानी एक ऐसा दुश्मन जो छुप के वार करता हो, जैसे कि वो मिस्टर इंडिया में ना
कपड़ा पहना और गायब हो गया। तो गायब हुआ व्यक्ति कहां से हमला कर दे पता नहीं है, तो वो गायब होने का मतलब है कि ये जो रडार आदि सिग्नेचर्स हैं उससे ये बचे रहते हैं। ठीक है। इसमें जो हमला किया गया था, इसने B-2 बॉम्बर द्वारा GBU-57 बम भी गिराया गया था, जो कि अद्वितीय है। ये जिससे हमला किया गया और जो चीज से हमला किया गया, ये दोनों अद्वितीय हैं। इन्हें मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर कहा जाता है। बड़े पैमाने पर धरती के अंदर ये पेनिट्रेट, कितनी भी सख्त संरचना उसके अंदर पेनिट्रेट करते हैं, और जो विस्फोट करते हैं तो इसका तरंग जो है मिलो जाता है, पूरा वहीं दब जाता है। बारूद उरूद उड़ता नहीं, जहां पे जाते हैं वो पूरा का पूरा धरती के अंदर ही वो दबा रह जाता है, उसके बाद कुछ बाहर नहीं आता है। और ये दिखाता है कि हूतियों और संभावित रूप से ईरान द्वारा उपयोग किए जाने वाले बंकरों को नष्ट करने के लिए ये डिजाइन किया गया है। और ये भी दिखाता है अमेरिका की दुनिया में कहीं भी विनाशकारी हमला कर सकने की उसके पास क्षमता है। ठीक है, तो आइए जरा देखते हैं कि हूतियों का लाल संघर्ष क्या है। तो देखिए, पिछले साल नवंबर से ही 8 अक्टूबर के बाद 7 अक्टूबर का हमला हुआ था इजराइल पे, हमास ने किया था। हालांकि जिन लोगों ने वो मास्टरमाइंड थे वो सब अब वो सब एलिमिनेट कर दिए गए हैं। 8 अक्टूबर को इजराइल ने जवाबी हमला शुरू किया था। उसके बाद जो है अक्टूबर लास्ट और नवंबर से जो है यमन के हूती जो है विद्रोहियों ने कई सारे जहाजों पर जो है ड्रोन से, रॉकेट से, मिसाइल से हमला किया, जो उन्हें चीन के द्वारा दिया गया था। जो चीन, या आप कह सकते हो बया चीन जो है, बया ईरान चीन का था, और बहुत सारे इस तरह के हथियार थे ईरान द्वारा भी दिया गया था। और उनका कहना था कि वो हथियार जो प्रयोग कर रहे हैं, जो ये हमला कर रहे हैं, वो इजराइल और उसके सहयोगियों पर कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, उन्होंने बहुतों को किया था। केवल चीन के जो जहाज थे उनको पर हमला नहीं हुआ था, किसी भी चीन के जहाज पे, बाकी वो सब पे हमला हुआ था। और उसके कारण उस पूरे शिपिंग लेन का जो लगभग $1 ट्रिलियन का उधर से व्यापार जो है रास्ता गुजरता है, आयात निर्यात होता है, लगभग 250-300 अरब डॉलर का तो भारत का खुद का है, उसका जो है सुरक्षा प्रभावित हो गई थी। और जहाज आदि जो है पूरा घूम के अफ्रीका महाद्वीप को घूम के जाते थे। तो ऐसे में इनका खतरा था। और इन्होंने कई सारे अमेरिकी सैन्य MQ-9 रीपर ड्रोन, जिसकी 31 की हम कर रहे हैं, उसको भी मार गिराया था। यानी ये काफी इनकी क्षमता का अपना ये प्रदर्शन कर चुके थे। ऐसे में इन पर हमला जरूरी हो गया था। हुती विद्रोहियों के बारे में, तो ये ईरान की जो प्रतिरोध की धुरी है, जिसके तहत ईरान अपने क्षेत्र में अपने प्रभाव बढ़ाने के लिए नॉन स्टेट एक्टर का प्रयोग करता है, वो उसमें से एक प्रमुख ये अंग है। यमन में 2014 से ही इसने वहां पे विद्रोह करके लगभग वहां की राजधानी आदि पर कब्जा कर लिया है। ये भी सिया हैं, जायदी सिया हैं और आतंकवादी समूह हैं। और इनके द्वारा, इनके खतरे को देखते हुए अमेरिका द्वारा इनके जो हथियार भंडार हैं उन्हें एलिमिनेट करने की कोशिश की गई है। सभी बमों की मां, मदर ऑफ ऑल बम, GUB-34 ये 43B मैसिव ऑर्डिनेंस एयर ब्लास्ट बम है। इसे मदर ऑफ ऑल बम या सभी बमों की जननी कहा जाता है। ये बहुत बड़ा हथियार है, 9 मीटर लंबा है। ये देखिए 9 मीटर यानी 27-28 फुट का ये लंबाई है। एक पूरे बड़े ट्रक की साइज का है। 5800 किलोग्राम है, यानी लगभग 10 टन वजनी है। GPS से निर्देशित है। और इसे क्या करना होता है, जहाज से ऐसे झटका दे दो, बाकी उसमें GPS लगा, वो खुद ही जहां पे पिन पॉइंट किया जाएगा वहां पे जाएगा। एल्युमिनियम बॉडी है, सारा चीज बना है, देख ही रहे हो। और ये गहराई तक पेनिट्रेट करता है। इतना इसका वजन है, 10,000 टन का वजन है, उतनी ऊंचाई से जाता है। और वहां पे जाके फिर ये वहां के जाने के पहले विस्फोट होता है। और इसके साथ जब ये विस्फोट होता है ना, तो इसका विस्फोट 8,000, इसे 9800 किलोग्राम में 8,000 किलोग्राम का TNT है, जो इसे एक विस्फोट तरंग देता है, जो हर दिशा में लगभग 1 मील यानी 1.5 किलोमीटर लगभग का पूरा इलाका जो है ये कंपित कर देता है। और इस तरह से ये बम भूमिगत सुविधाओं और सुरंगों को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया गया है। इस बम के जवाब में ये, चूंकि अमेरिका ने कहा मदर ऑफ ऑल बम, हालांकि उसका नाम दूसरा है, मदर ऑफ ऑल बम कहा, तो रूस ने कहा हम क्यों पीछे रहे। उसने एक ऐसा बम बनाया जिसको बोला FOAB, फादर ऑफ ऑल बम। और वो अमेरिका से ज्यादा है, और वो थर्मोबैरिक हथियार के रूप में है, यानी वो जहां प्रयोग किया जाता है वहां के सारे ऑक्सीजन को जला देता है। और इस तरह से देखा जाए तो ये मदर ऑफ ऑल बम और फादर ऑफ ऑल बम की लड़ाई रही है। आइए जरा देखते हैं अगला हमारा समाचार या न्यूज, कि गिग एवं प्लेटफॉर्म वर्कर को लेकर जो है अगले फरवरी तक जो है भारत सरकार सामाजिक सुरक्षा नीति लेकर आने वाली है। देखिए, गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर
को लेकर जो है नीति आयोग जो है, जो अध्ययन की थी 2022 जून 2022 में उनकी जो रिपोर्ट आई थी, उनका कहना है कि अभी लगभग 65 से 70 लाख गिग वर्कर उस समय उनका था, अनुमान था, लेकिन भविष्य में यानी 2030-35 तक ये संख्या बढ़ के कई करोड़ यानी 2 करोड़ से ज्यादा 2.5 करोड़ के आसपास हो जाएगी, जो कि एक बड़ा वर्ग है, जो है वर्ग है। और इसको ये देखा जाए तो जो आधुनिक अर्थव्यवस्था में है, आधुनिक अर्थव्यवस्था वो कहीं ना कहीं गिग वर्कर्स को प्राथमिकता दे रही है, या गिग वर्कर्स के ऊपर वो डिपेंड होती जा रही है। लोग भी थोड़ा सा फ्लेक्सिबल वर्क चाहते हैं और कंपनियों को भी वो सूट आता है, और वो चीजें भारत के लिए भी महत्वपूर्ण होती जा रही है। ऐसे में उनके सामाजिक सुरक्षा आदि के लिए भी जरूरत है, और उसको लेकर नीति आयोग ने भी किया था। हालांकि उसके पहले एक सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 में लाया गया था, जिसमें गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को परिभाषित करने की भी काम की गई थी, लेकिन हालांकि अभी वो लागू नहीं है। और श्रम मंत्री मनसुख मांडविया के साथ जो गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के संघों का जो मीटिंग हुई थी 17 तारीख को यानी कल, वहां पे उन लोगों ने कहा कि हमें अधिकार बेस्ड सामाजिक सुरक्षा दिया जाए, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि फरवरी तक जो है, बजट के पहले तक हमारे पास हम प्रयास कर रहे हैं कि एक सामाजिक सुरक्षा संहिता, एक सामाजिक सुरक्षा नीति पॉलिसी लाई जा सके गिग वर्कर को। आइए जरा देखते हैं इसके बारे में। तो देखिए, केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने 17 अक्टूबर को गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर को पेंशन, स्वास्थ्य सेवाओं जैसे सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने के लिए एक नीति प्रक्रियाधीन है, और अगले साल के केंद्रीय बजट से पहले इस नीति के लागू होने की उम्मीद है। ये बात उन्होंने कब कहा? जब वो प्लेटफॉर्म और गिग वर्कर के संघों के साथ वो मीटिंग कर रहे थे। ठीक है, और उन्होंने कहा कि नीति आयोग ने देश भर में 65 लाख गिग वर्कर की बात की है, लेकिन उनका अनुमान है कि यह संख्या और ज्यादा हो सकती है, और कुछ समय बाद 2 करोड़ से भी अधिक हो सकती है। खुद नीति आयोग ने भी कहा 2030-35 तक 2.5 करोड़ तक हो सकती है, और ये सेगमेंट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, खासतौर से सर्विस इंडस्ट्री द्वारा जो है, जो प्लेटफॉर्म वाला बिजनेस शुरू किया जा रहा है, जिसमें प्लेटफॉर्म वर्क वाला जो स्थिति आ रही है, उसके जरिए जो है ये चीजें ज्यादा बढ़ती जा रही है। प्लेटफॉर्म और गिग वर्कर की सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता, तो केंद्रीय मंत्री का कहना है कि प्लेटफॉर्म और गिग वर्कर्स के साथ जब वो मिले तो उन्होंने कहा कि आप क्या चाहते हो इनके सामाजिक सुरक्षा के लिए, अगर कोई सुझाव हो और विचार हो तो हमें दीजिए। तो कर्मचारी संघ ने सुझाव दिया कि सामाजिक सुरक्षा लाभों को गिग वर्कर के कानूनी अधिकार के रूप में लाया जाना चाहिए, जो प्रत्येक गिग वर्कर को जारी की गई एक विशिष्ट आईडी के साथ जुड़ा होना चाहिए। ये नहीं कि कंपनियों पे एक कानूनी उनके अधिकार हो, और उनके लिए इसके लिए आईडी आदि देने की बात की जा रही है। अगर इनके सामाजिक सुरक्षा के प्रावधानों को लेकर बात किया जाए तो 2020 में सामाजिक सुरक्षा संहिता जो आई थी, ये ही इसने जो है इनकी परिभाषा भी पहली बार की और इसको लेकर बात कही है। जैसे इसमें कहा गया है कि जीवन और विकलांगता कवर किया जाए, दुर्घटना बीमा हो, स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ हो, वृद्धावस्था सुरक्षा आदि से संबंधित मामलों पर गिग श्रमिकों और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए उपयुक्त सामाजिक सुरक्षा उपाय करने का जो है ये प्रावधान संहिता करती है। इसकी धारा 113 असंगठित श्रमिकों, गिग श्रमिकों और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के पंजीकरण का भी प्रावधान करती है, और इस संहिता में कल्याण योजनाओं के वित्त पोषण के लिए सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापित करने की भी बात की गई। जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि गिग वर्कर्स 2 तरह के काम करते हैं, प्लेटफॉर्म और नॉन प्लेटफॉर्म। तो जो प्लेटफॉर्म पे जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, जो भी अमाउंट हो रहे हैं, उनके द्वारा जो भी काम किया जा रहा है, उसका कुछ हिस्सा उनके लिए सोशल सिक्योरिटी फंड में जाए। ये चीज, इस तरह के प्रावधान सरकार अपनी जो पॉलिसी ला रही है उसमें वो बना रही है। हालांकि ये संहिता के प्रावधान अभी इंप्लीमेंट नहीं हुए हैं, तो इसी को लेकर जो है पॉलिसी लाई जा रही है कि इससे जुड़े और कुछ और भी जो सुझाव उपाय हो उससे लेकर उसको अपनाया जा सके। नीति आयोग ने क्या कहा था? तो देखिए, नीति आयोग ने जून 2020 में एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी, इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी। इसको लेकर उन्होंने अभी कई सारे जो बातें बताई है वो हम नीचे जब भारत में उसके गिग वर्कर्स के बारे में देखेंगे तो समझाएंगे। इसमें इन्होंने कहा है कि दुनिया भर में गिग श्रमिकों और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए अपनाए गए विभिन्न सामाजिक सुरक्षा दृष्टिकोण को इसने बताया, और कहा कि भारत में भी गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा उपायों का कैसे मार्ग प्रदर्शित किया जाना चाहिए, ये सारी चीजें भी इस रिपोर्ट में बताई गई है। गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स क्यों होते हैं? तो जो अभी सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 हमने देखा था, उसमें पहली बार गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को परिभाषित करने की बात की गई है। गिग वर्कर्स को मोटे तौर पर प्लेटफॉर्म और नॉन प्लेटफॉर्म वर्कर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। प्लेटफॉर्म वर्कर वो होते हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या सॉफ्टवेयर रजिस्टर पर काम करते हैं। जैसे कि अगर आप
किसी एक उदाहरण को ले लिया जाए, जो प्लेटफॉर्म वाला जो है, या उसमें ई कॉमर्स और इस तरह की कंपनियां हैं, जैसे जोमेटो हो, जैसे फ्लिपकार्ट हो, तो कुछ लोग हैं जो प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, यानी ऑनलाइन जो है काम कर रहे हैं, और कुछ लोग डिलीवरी आदि का काम कर रहे हैं, वो नॉन प्लेटफॉर्म वर्कर होते हैं, और दोनों मिला के गिग वर्कर्स बनाते हैं। और इसमें जो है इसकी सबसे खास बात होती है कि ये वर्कर्स लचीले काम को शेड्यूल पसंद करते हैं। तो आमतौर पर ये मध्यम स्तर की शिक्षा होती है, बहुत हाई लेवल की एजुकेशन इनके पास नहीं होता है, और गिग वर्कर के जरिए होने वाली उनकी आय बेस प्राइमरी नहीं होती है, ये और भी कार्य करते रहते हैं, जो बेसिक परिभाषा है, और उसमें ये जो है इसी के साथ ही जुड़े रहते हैं। हालांकि और विस्तृत परिभाषा को लेकर ये जो पॉलिसी है इसमें लाने की बात की जा रही है। भारत में गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर की वस्तुस्थिति के बारे में देखें तो जून 2020-22 में प्रकाशित नीति आयोग की रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि देश में गिग श्रमिकों और प्लेटफॉर्म श्रमिकों की संख्या 2020-21 में 77 लाख थी, और 2029-30 तक ये बढ़ के 2,35,00,000 तक होने की उम्मीद है। और ये कह रहा है कि 2029-30 तक गिग श्रमिकों की संख्या में भारत में गैर कृषि कार्यबल का 6.7% और कुल आजीविका का 4.1% हो गया। यानी 2029-30 तक भारत में जितने कृषि क्षेत्र के बाहर के जो भी श्रमिक हैं उसका 6.7% गिग वर्कर्स होंगे, और ओवरऑल जो लिवलीहुड है उसमें भी 4.1% की उम्मीद है। यानी एक अच्छी खासी चंक में गिग वर्कर्स होंगे जिन्हें हमें ध्यान देने की जरूरत है। और ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि लगभग 47% गिग वर्कर मध्यम कौशल वाली नौकरियां कर रहे हैं, 22% उच्च कौशल वाली नौकरियों में है, और 31% कम कौशल वाली नौकरियों में है। और ये कहा गया है कि ये तेजी से बढ़ रहा है, और गिग वर्कफोर्स वैश्विक स्तर पे एक नई आर्थिक क्रांति की जो है ये शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें ये बताया जा रहा है। और भारत में भी 50 करोड़ से अधिक श्रम बल के साथ जनसांख्यिकी लाभांश, दुनिया की सबसे युवा आबादी, शहरीकरण, स्मार्टफोन और तकनीक का व्यापक रूप से उपयोग, ये सारी चीजें भारत में गिग वर्कर्स के प्रभाव को या उनकी संख्या को उनके लिए एक अवसर क्रिएट कर रहे हैं। खास बात है ये कि नीति आयोग की रिपोर्ट कह रही है कि एक सकारात्मक प्रवृत्ति ये दिखाई दे रही है कि गिग वर्कर्स में महिलाओं द्वारा अपनी शिक्षा और शादी के बाद इस क्षेत्र में कार्य के लिए प्रयोग किया जा रहा है। यानी गिग वर्कर्स में महिलाओं की भागीदारी भी अच्छी खासी देखी जा रही है। ठीक है, तो ऐसे में इनकी जरूरत है, इनको ध्यान देने की आवश्यकता है। चलिए आज के लिए इतना ही। इससे हुए जुड़े प्रश्न हम आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, वहां पे हमारे वेबसाइट पे जाके बाजीराव पे आप देख लेंगे, बाजीराव रेड्डी के वेबसाइट पे। बाकी कोई प्रश्न होगा तो पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए। नमस्कार, धन्यवाद।